मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिले। माननीय गृह मंत्री जी ने 1 साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहाँ पर करेंगे। हाउ ग्रेट इज मिस्टर अमित शाह जी, सबको ठोक के ठंडा कर दिया। अपने गृह मंत्री खुद जाके बंदूक लगा के सबको उड़ा रहे, बाकी किसी का कोई योगदान ही नहीं है। तो 31 मार्च तो कल की बात है कि क्या खत्म करना चाहते हो। यू कांट, ये सर सब जुमला। एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। कि यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। अगर आपका बैगेज 1 केजी भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर केजी एक्सेस बैगेज की वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, जवाब जब देती हो सुनना चाहिए। Listen to the answer. This is the level to which today the ruling party has fallen to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. This is utterly shameful. Biju Janata Dal strongly opposes it, and in protest we are walking out. जब जंग की आग से पूरी दुनिया घबराई है, तब भारत की समझदारी देश के काम आई है। कूटनीति से सभी कठिन राह निकल ही जाएंगे, कूटनीति से सभी कठिन राह निकल ही जाएंगे। मोदी नेतृत्व ने राष्ट्र हित की युक्ति अपनाई है। सैनिकों, तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हाँ राहुल जी, ये नया भारत है। आपने सरेंडर किया और हम धुरंधर हैं। आप सरेंडर हैं, हम धुरंधर हैं। अरे बोलने तो दो, अभी तो शुरू करना है। अभी शुरू किधर किया, अभी शुरू कर रहा है, सुनिए जरा। क्या 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बीजू पटनायक को CIA एजेंट किसने कहा और इस बात पर बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सदन में गुस्सा जाहिर करते हुए क्या कहा और किया? CAPF में IPS डेप्यूटेशन को लेकर PM मोदी को कटघरे में क्यों खड़ा किया गया और किया गया तो क्या सवाल उन पर उठाए गए? इस बिल के समर्थन और विरोध में सदन में क्या चर्चा हुई और कंगना रनौत ने सदन में ऐसा क्या कह दिया कि संसद में हंगामा खड़ा हो गया? पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में इन मुद्दों की पूरी चर्चा हम करेंगे। साथ ही बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की उस नसीहत की भी करेंगे जो उन्होंने सदन के अंदर किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर सवाल जवाब करने पर दे दी। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा हमारा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। सदन की कार्यवाही पर आए उससे पहले एक जरूरी सूचना। खबरगांव की डॉक्यूमेंट्री डेड बॉडी फाइंडर रिलीज हो चुकी है, आप जरूर इसे देखिए। कैसे एक आदमी पंजाब की नहरों में तैरती अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को निकालता है, लेकिन ये डेड बॉडीज कहां से आती हैं और इनका क्या होता है, इन्हीं सवालों से डील करती है हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिए और दिखाइए। अब चलते हैं संसद के गलियारों में। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत एक बार फिर से स्पीकर ओम बिरला की नसीहत और पक्ष विपक्ष की बहस से हुई। पहले बात बहस की, फिर नसीहत पर भी आएंगे। तो हुआ यह कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने डॉलर की अपेक्षा गिरते रुपए की वैल्यू को लेकर सरकार से सवाल किया। जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब $1 की वैल्यू 94 रुपए 53 पैसे के बराबर है। अब धर्मेंद्र यादव का पहले सवाल सुनिए, फिर ये भी दिखाएंगे कि सरकार की तरफ से इसका जवाब क्या दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने ही नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। जो एक बार माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं
रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा। जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? धर्मेंद्र यादव के सवाल का जवाब देने के बजाय वित्त मंत्री ने पीएम की पॉपुलैरिटी का आंकड़ा दे दिया और धर्मेंद्र पर कुछ इस तरह से भड़क गई। क्या बोली, सुनिए। आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साख मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है। भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए। लिसन टू द आंसर। सर, प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाहती हूँ। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब। झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए आप आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूँ, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारे ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है वो ठीक नहीं है। आज हमारे देश का रिक्वायरमेंट है हमारे अपने जनता का मेहनत को हम कॉग्निसेंस में ले और उसका साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ना कि हमारे देश को ही कभी बार बार नीचे दिखाने के लिए ये प्रयत्न जो चल रही है वो गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब से सदन में हंगामा होने लगा। प्रश्नकाल का वक्त था तो इसमें वाद विवाद की जगह नहीं होती, लेकिन जब सदन में यह हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने सभी को एक बार फिर से नसीहत दी। क्या कहा, आप भी सुनिए। हम सब देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था संसद में है। हमें प्रश्न पूछते समय एक विषय की गंभीरता भी होना चाहिए। टारगेट कर करके एक ही व्यक्ति, एक ही सरपंच, ये प्रश्न संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जानकारी मांग रहे हैं। देखिए, आप गलत समर्थन मत कीजिए। किसी एक ग्राम पंचायत, एक सरपंच, ये टारगेट नहीं। आप जनरल, ये खेती नहीं होना चाहिए, इसको पकड़ा जाना चाहिए, जनरल विषय होना चाहिए, मेरा कहना है। इन्हीं हल्की फुल्की नोकझोंक और स्पीकर की नसीहत के साथ प्रश्नकाल पूरा हुआ। अब इससे पहले कि सदन में किसी दूसरे विषय की चर्चा शुरू होती, चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्पीकर से देश में वेस्ट एशिया से होने वाली गैस तेल की किल्लतों को लेकर चर्चा के लिए कहा। लेकिन हुआ क्या, स्पीकर ने इन मुद्दों को दरकिनार कर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी। क्या कुछ हुआ सदन में इस दौरान, आप खुद देखिए। देखिए, हमारी 19 एशिया में जो लड़ाई है वो और भीषण होती जा रही है। 9 मार्च को और 13 मार्च को 193 दी थी। बीएसी में उसके ऊपर विचार भी हुआ था। आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर आपने 193 लगाई है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसके ऊपर हम बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार है।
पर ये जो पश्चिम एशिया की परिस्थिति है, एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। पटल पर रखे जाने वाले पर माननीय मंत्री जी ने डिटेल पे इस पर आपके सामने सदन के पटल पर अपना वक्तव्य रख दिया है और इस विषय पर एक सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें सबने अपने विचारों को अवगत कर दिया, कई विषयों की गंभीरता को समझा करें। भले ही स्पीकर ने कांग्रेस के सवाल का जवाब ये बोलकर टाल दिया हो कि इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस जवाब मात्र से विपक्ष शांत नहीं हुआ। सदन में हंगामा शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को समझाने की कोशिश भी की। क्या बोले रिजिजू, क्या कुछ हुआ, खुद देखिए और सुनिए। आप लोग अगर हमसे बात करना चाहता है तो ये डिस्कशन के बाद हम आपसे फिर बात करेंगे, अध्यक्ष जी को हम लोग सूचना करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। आज का जो लिस्टेड बिजनेस है उसका चर्चा तो होने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको मैं शाम को भी बात करूंगा। आगे जैसे परिस्थिति है, सरकार विपक्ष साथियों से बात करके हम लोग काम करेंगे। किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का वादा भी किया, लेकिन सदन में आम जनता तो बैठती नहीं जो मंत्रियों के वादे पर भरोसा कर ले। मांग फिर हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई आज 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन में आज देश से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खात्मे को लेकर भी चर्चा हुई। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने सदन में इस चर्चा की शुरुआत की और बताया, माननीय गृह मंत्री जी ने 1 साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहां पर करेंगे। और आज 31 मार्च के पहले, एक दिन पहले यहां पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक डेडलाइन तय करके उसके ऊपर उसके पहले, एक दिन पहले इस सदन में चर्चा करने के लिए भी हिम्मत लगती है। वो आज हिम्मत जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां पर दिखाई। अरे बोलने तो दो, अभी तक तो शुरू करना है। अभी शुरू किधर किया, अभी शुरू करना है, सुनिए जरा। इस मुद्दे पर ओडिशा से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका को बोलने का मौका दिया गया। सप्तगिरी उलाका ने श्रीकांत एकनाथ शिंदे की बातों के हवाले से सरकार पर कई आरोप लगाए। क्या बोले, आप भी सुनिए। और अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, हमें तो ऐसे लगा कि अपने गृह मंत्री खुद जाके बंदूक लगा के सबको उड़ा रहे हैं, बाकी किसी का कोई योगदान ही नहीं है। पिछले सरकार का, राज्य सरकार का, पुलिस का किसी का योगदान ही नहीं है। अभी 2 साल में ही सब कुछ हो गया। मुद्दा पे आता हूं, आप बोल रहे हो 31 मार्च खत्म हो गया नक्सलवादी। अभी 1 हफ्ते पहले हमारी माननीय एसपी से प्रेजेंटेशन हुआ था, वो बताया था कि आप और आपके 3 विधायक अपील करो, रायगढ़ जिला की बात करो, अपील करो कि माओवादी सरेंडर करे। तो 31 मार्च तो कल की बात है, खत्म। कि क्या खत्म करना चाहते हो? यू कांट, ये सर सब जुमला है। अभी 2 साल से, ये कांग्रेस के टाइम से, यूपीए के टाइम से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे खत्म हो। बट अभी दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, दे आर इनटू डेडलाइंस, टाइमलाइंस। 1 साल में खत्म हो जाएगा, 2 साल में खत्म हो जाएगा। सर मुझे तो लगता है ये कहीं से आदेश मिला है कि ये माइनिंग 31 मार्च तक दे दो, रेड कारपेट खत्म करो। डबल ए से जैसे बाली डेला हुआ, आपका हसी हुआ, रंडिया हुआ, आपका सिची माली हुआ, नियमगरी हुआ, ये सब जगह वो जगह है जहां पे आदिवासी रहते हैं। आप आदिवासी नक्सलवादी खत्म नहीं कर रहे हो, आप ग्रीन कॉरिडोर दे रहे हो अपने आपका को, ताकि आके यहाँ पे माइनिंग कर पाए। द रियलिटी इज सर, ये एक थॉट प्रोसेस है। एंड ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये शुरू हुआ जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए कुछ लोग हाईजैक कर दिए। द रीजन व्हाई द ट्राइबल्स जो नीचे लेवल में दे गॉट एसोसिएटेड विद देम इज बिकॉज उनको भ्रम फैला गया। एंड इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप खाली गोलीबाजी करो, इसका सॉल्यूशन है कि जो उनका हिस्टोरिक प्रॉब्लम है, जो उनका मेन मुद्दा है, जल जंगल जमीन का जो समस्या है, उसको कैसे दूर करो। आज ये सारे जितने हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कल और पैदा होंगे।
चर्चा के इसी क्रम में ओडिशा से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस काल में नक्सलवाद की घटनाओं का जिक्र किया, सप्तगिरी इलाका के आरोपों और दावों का जवाब भी दिया। संबित पात्रा ने क्या बोला है, आप भी सुनिए। सोनिया जी की अध्यक्षता में जिस समय वो एनएसी चलाती थी, एनएसी और प्लानिंग कमीशन में कौन बैठे थे? नक्सल्स बैठे थे, अर्बन नक्सल्स बैठे थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उड़ीसा का हूं। सप्तर्षि भाई जो बोल रहे थे वो भी उड़ीसा के हैं। दोनों भाई हम जानते हैं। 2011 में उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर आर विनील कृष्णन एवं 2 जूनियर इंजीनियर, इनको अगवा कर लिया गया था। जब अगवा कर लिया गया था तो उस समय बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुआ था कि आर विनील कृष्णन देश का कलेक्टर है, ये सरकार है, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय 8 माओवादियों को जो गिरफ्त में थे भारत सरकार के पास, उन्हें छोड़ा गया। उनमें से एक माओवादी जिनका नाम है ए पद्मा, वो महिला थी। ए पद्मा, आप जानते हैं जिसे छोड़ा गया ए पद्मा वो क्या करती है? ये ए पद्मा जो हर्ष मंदार है, जो एनएसी के सदस्य थे, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड थे, उनके द्वारा जो ऑर्फेनेज चलाया जाता है जिसका नाम अमन वेदिका है, उसको ए पद्मा चलाती थी। ए पद्मा वॉज अ डायरेक्ट कॉन्डुइट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, द यूपी गवर्नमेंट। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विनायक सेन। विनायक सेन वॉज कन्विक्टेड। भारत के कोर्ट ने सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में उस माओइस्ट विनायक सेन को, डॉक्टर विनायक सेन जो पेडियाट्रिशियन है, छत्तीसगढ़ में काम करते थे, उन्हें कन्विक्ट किया गया। मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्हें प्लानिंग कमीशन कमिटी में रखा, स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ, ड्राफ्टिंग द 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान डॉक्टर विनायक सेन बना रहे थे। इतना कंफ्यूजन था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उस समय प्रचलित था, एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा था कि कांग्रेस के अंदर की जो सेइंग है वो है, द सेइंग फॉर कांग्रेस इज, सैनिकों तुम संघर्ष करो, सैनिकों तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। सैनिकों तुम संघर्ष करो, 76 सैनिक तुम शहीद हो जाओ, मगर हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हम पद्मा के साथ हैं, हम विनायक सेन के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तो कतई नहीं है। ये हालत थी कांग्रेस पार्टी की। हाँ राहुल जी, ये नया भारत है। आपने सरेंडर किया और हम धुरंधर हैं। आप सरेंडर हैं, हम धुरंधर हैं। लोकसभा में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कई मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। सवाल यह भी उठाया कि जब देश भर में वेस्ट एशिया में जो जंग जारी है उससे कई तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी स्थिति में सदन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा क्यों हो रही है? It is richly ironic when today India, along with so many parts of the other parts of the world, is reeling under the terror of the right wing, when the West Asia crisis is enveloping the whole world, when this government has neither given us any answers as to what our Honorable Prime Minister was doing in Israel 2 days before the Iran-Israel war started, nor have the people of India been given any clear roadmap as to how our energy crisis is going to unfold. When queues are forming outside petrol station, when black marketeering of LPG cylinders is going on, when airfares have exploded because the ministry has removed the airfares cap, suddenly you're having a discussion on left-wing extremism. Why? Because this beleaguered government, and more specifically the Honorable Home Minister, wants to use this as an excuse to pat himself on the back. For the BJP MPs and their allies to stand up and say, look, how great is Mr. Amit Shah ji, sabko thok ke thanda kar diya. We are not stupid. Indians are not stupid. We can see this discussion and its timing for what it is, which is merely a diversion from what else is going on in the world and in India on the streets. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खात्मे के मुद्दे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी बोला। उन्होंने पीएम मोदी के कामों की सराहना करते हुए ऐसी स्पीच दी कि सदन में हंगामा खड़ा हो गया। कंगना की स्पीच के दौरान क्या हुआ, देखते हैं। कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले
शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खात्मे की चर्चा और वाद विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विषय पर अपनी बात विस्तार से रखी है। क्या बोले हैं अमित शाह, आप भी सुनिए। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। सलवा जुड़म की शुरुआत किसने की? मनोहर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। मान्यवर 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बना। सदन की आज पूरी कार्यवाही द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 के प्रस्ताव और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खात्मे की चर्चा के नाम रही। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की शुरुआत एक आक्रोश से हुई। आक्रोश बीजू जनता दल के सांसदों की तरफ से किया गया। कारण था बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया एक बयान। क्या बयान था और इस बयान पर बीजू जनता दल ने क्या किया, सस्मित पात्रा के इस बयान में सुन लिए और समझिए। बीजू जनता दल does not disturb the house, but today we want to place on record our serious protest against the disparaging, false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. He's called Biju Patnaik ji a CIA agent.
This is the level to which today the ruling party has fallen to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. This is utterly shameful. Biju Janata Dal strongly opposes it, and in protest we are walking out. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने देश में फ्लाइट के डिले होने पर पैसेंजर्स को मुआवजा देने की बात आज रखी है। राघव चड्ढा क्या कुछ बोले हैं, सुनते हैं। सर, हम लोग फ्लाइट से महंगा फ्लाइट टिकट खरीद कर भी इसलिए ट्रैवल करते हैं कि समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। जॉब इंटरव्यू होता है, बिजनेस मीटिंग होती है, किसी को अस्पताल में मिलने जाना होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है दैट देयर इज आवर्स ऑफ डिले, कई घंटे का डिले फ्लाइट में हो जाता है, जिसके चलते कई बड़े नुकसान यात्रियों के हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान हम ला रहे हैं या ला चुके हैं जिसके चलते अगर डिले होता है फ्लाइट में तो पैसेंजर को कॉम्पनसेशन दिया जाए। अप टू 1 आवर्स का डिले अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा डिले, अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का डिले होता है तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जैसे अगर आपका बैगेज 1 केजी भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर केजी एक्सेस बैगेज की वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। ऐसा कोई प्रावधान क्या सरकार ला रही है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। राज्यसभा में चर्चा द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल यानी CAPF बिल 2026 पर भी हुई है। सुनिए कि उस मुद्दे पर सांसद संजय सिंह ने क्या सवाल किए और उनके लिए क्या मांगे उठाई गई। देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये CAPF के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं CAPF के, BSF के, SSB के, CISF के, CRPF के, ITBP के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। CRPF के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ। यह संसद अगर सुरक्षित है तो हमारे उन्हीं CAPF के जवानों की बदौलत सुरक्षित है। 9 जवानों ने अपनी शहादत दी। मुंबई अटैक में 160 जवान और लोग अपनी शहादत दी। कश्मीर में 2014 में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2014 में वेस्ट बंगाल के एक्सप्लोजन में 2 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2015 में 10 पुलिस फोर्स के लोगों ने अपनी शहादत दी। पठानकोट में 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2016 में उड़ी अटैक में 19 जवानों ने अपनी शहादत दी। अमरनाथ के अटैक पे 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। सुकमा अटैक में 9 CRPF के जवानों ने अपनी शहादत दी और 2019 में 40 CRPF के जवानों ने अपनी शहादत दी। पूरे देश में उनके नाम पे आपने वोट मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया। बिल के विरोध में RJD सांसद संजय यादव ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और बताया कि सरकार इन जवानों के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन इनके हित का ख्याल नहीं रख रही है। संजय यादव क्या बोले हैं, सुनते हैं। कि ये CAPF बिल लाने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या नौबत आई और इसके क्या क्या सारे प्रावधान हैं और उन पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। सबने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सभी UPSC के मार्फत चयनित होकर आते हैं, लेकिन IPS अधिकारी 15 से 16 साल में 4 से 5 प्रमोशन पाते हैं और जो CAPF के अधिकारी हैं उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिलता। तो एक जो ये अन्याय है, असमानता है, इसको दूर करने का इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हमारे CAPF के अधिकारी हैं उनका अपने कैडर में जो अनुपात है IG और DIG की नियुक्ति में, उसको कम से कम 70% होना चाहिए। मैडम, क्या सरकार जानती है कि पिछले 5 साल में 4,663 जवान और 166 अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है और पिछले 5 साल में ही VRS लेने का जो इंक्रीमेंट है CAPF में वो 25% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? वो प्रमोशन नहीं होने की वजह से बढ़ा है, क्योंकि प्रमोशन नहीं होने की वजह से अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ता है। क्योंकि एक कैडर के अधिकारी अपनी कंपनी की ताकत, भावना, दर्द, पीड़ा, अपेक्षा, चुनौती और वास्तविकता को दूसरे कैडर के अधिकारी से बेहतर तरीके से समझता है। हम IPS के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन वो जो पेरेंट कंपनी है, वो जो कैडर है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए।
मैडम, अब ये हमारे जवान और अधिकारी सीमा पर भी लड़े, आतंकियों से भी लड़े, कोर्ट में भी लड़े और इस सरकार से लड़े, और जब उनके अधिकार देने की बात आती है तो ये सरकार पीछे पीठ मोड़ के खड़ी हो जाती है। उनका अधिकार कौन देगा? मैडम, वैसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी आपको कोई सीएपीएफ का जवान या आर्मी का जवान दिखे तो आप उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। खाली स्वागत करने से तो उनका भला नहीं होगा। जब पुलवामा में वही शहीद होते तो आप उनके नाम पे वोटों की खेती करते हैं, और वही अधिकारी आज आपसे वोट अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आप चुप है। नहीं, ऐसा नहीं होगा मैडम। बिल के विरोध में क्या बात हुई ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसके समर्थन में खड़े सांसदों ने क्या कहा? सुधांशु त्रिवेदी की स्पीच से आपको लगभग सभी सांसदों की बात का निचोड़ मिल जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी क्या बोले हैं, सुनते। कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं, और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे, और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है, ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी ना रहे। और यह विषय सिर्फ आईपीएस और नॉन आईपीएस का नहीं है, विषय यह है कि आज के समय में जब व्यवस्थाएं इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती चली जा रही हैं, तो उस समय में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अगर आपको एनआईए के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, बीएसएफ को, और उधर स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, तो जिन लोगों को स्टेट पुलिस में धरातल पर काम करने का भी अवसर मिला हो और दूसरी एजेंसीज में भी वो समान रूप से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस कारण से वो कोऑर्डिनेशन अधिक बेहतर और प्रभावी हो सकता है। इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूं कि अगर सीआईएसएफ स्टेट ये एयरपोर्ट को देखती है और उन्हें सूचना मिले किसी स्टेट की इंटेलिजेंस से कि कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति आया है जो कहीं पर सीआरपीएफ को चकमा देकर आने में सफल हो गया है, और उसके बारे में एनटीआरओ से कोई इनपुट आया है, तो अब आप सोचिए आज के जमाने में यदि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ट्रैक करना है तो ऐसा संवर्ग ऊपर के लेवल पे चाहिए जो उन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं रह चुका हो और उन जगहों पर कार्य करने का उसको अनुभव हो। तो मुझे लगता है यह व्यवस्था किसी के खिलाफ नहीं है, सबको न्याय देने के लिए और सबकी वस्तुस्थिति को अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए की गई है। इन्हीं चर्चाओं, समर्थन और विरोध के साथ सदन की कार्यवाही पूरी हुई। हमें भी दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात सदन की कार्यवाही और वाद विवाद की चर्चाओं के साथ। आपके लिए पूरा एपिसोड तैयार किया था मेरे साथी शुभम ने, कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया अयान ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।